नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के ऊपर कि कुंभ राशि अलग-अलग भावों में हो, उसमें जो प्लैनेट आ जाए, तो वो किस तरीके से रिज़ल्ट दे। लेकिन कुंभ राशि के कुछ सिग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं और आज हम इसको समझेंगे कि महाभारत में भीष्म पितामह की कथा। आप देखिए हमारे शास्त्रों में रामायण हो, महाभारत हो, वेद, पुराण उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ और कहानियाँ और कथाएँ आपको मिलेंगी। अगर आपको साइन, प्लैनेट, हाउस समझना है तो आप अलग-अलग साइन, हाउस, प्लैनेट को उससे रिलेट करके बहुत डेप्थ में समझ। तो एक्वेरियस का बेसिकली ट्रेट क्या होता है? एक्वेरियस साइन कालपुरुष के 11th हाउस की राशि, ठीक है? तो डिज़ायर को रिप्रेज़ेंट करती है। इसके अलावा हिडन सीक्रेटिव बिहेवियर रिप्रेज़ेंट करती है। एक रिवेंजफुल एटीट्यूड। एक्वेरियस साइन बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का है, लेट गो करने का। क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का और लॉस का इसलिए है क्योंकि 12th हाउस लॉस का होता है और 11th हाउस की राशि है एक्वेरियस कालपुरुष के चार्ट में, तो 12 से 12th है, सबसे बड़ा लॉस। इसके अलावा आप देखिए ना, एक्वेरियस साइन जहाँ बैठा होगा वहाँ पे ईर्ष्या, जलन, अहंकार इस तरीके का बिहेवियर आपको फेस करना पड़ेगा। या एक्वेरियस में जो प्लैनेट आ जाए। क्यों? क्योंकि 6th हाउस षड्रिपु का है, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, द्वेष का। तो एक्वेरियस साइन जो 11th हाउस का है वो 6th से 6th है और कहीं न कहीं एक्वेरियस ऑब्सेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। ऑब्सेशन आप समझते हैं किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो और नेचर का ये रूल है, जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी वो आपसे छिन ज़रूर जाएगा, एक तरह का नशा जिसे कहते हैं, ठीक है? इसीलिए एडिक्शन और इन सारी चीज़ों के लिए भी एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक्वेरियस रीबर्थ को रिप्रेज़ेंट करता है, पुनर्जन्म। आपके बर्थ का एक रूट कॉज़ जो होता है वो आपका 11th हाउस है, एक्वेरियस राशि, ठीक? एक्वेरियस इसके अलावा आप जहाँ जाएँगे ना तो एक्वेरियस में एक ड्युअलिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक्वेरियस के 2 लॉर्ड हैं, सैटर्न और राहु को लॉर्ड है। तो एक्वेरियस जहाँ होगा, जिस हाउस में होगा, उसमें जो प्लैनेट आ जाएगा, वहाँ पे आपको हमेशा 2 चीज़ें मिलेंगी या ड्यूल बिहेवियर मिलेगा। और एक्वेरियस ना कहीं न कहीं रिवेंजफुल एटीट्यूड देता है, या तो आप रिवेंज लेंगे, आपको ऐसा फ़ील आएगा कि हमारे साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, हमारे साथ पार्शियलिटी होती है और एक तरह से लोग हमारे साथ रिवेंज ले रहे हैं। इस तरीके का फ़ीलिंग आपको आएगा, हमेशा एक्वेरियस में। क्योंकि बेसिकली आप देखें तो एक्वेरियस से 10th हाउस में क्या होता है, स्कॉर्पियो जो रिवेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का साइन। और आप देखें तो एक्वेरियस जहाँ होगा वहाँ से 5th और 8th का लॉर्ड मरकरी होता है, क्योंकि दोनों हाउस को जो है मरकरी रूल करता है। 5th हाउस पूर्व पुण्य का है, 8th हाउस रिवेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो आपको लगता है पास्ट लाइफ से कि हमसे कोई बदला लेने के लिए आया है। जो प्लैनेट एक्वेरियस में आ जाए, जिस हाउस में एक्वेरियस आ जाए, ये सारी चीज़ें आपको मिली। और एक्वेरियस में एक ट्रेट और भी है, रिवेंज के साथ-साथ ना आप देखिए सीक्रेसी और चीटिंग एक प्रोमिनेंट फैक्टर है। आपको वहाँ पे चीटेड फील होगा और या आपके साथ एक्चुअली चीटिंग हो कि हमारे साथ तो चीटिंग हुआ है यार। एक्वेरियस वाली चीज़ें, एक्वेरियस जिस हाउस में आ जाएगा उसमें जो प्लैनेट आ जाए, उसके सिग्निफिकेशन चेक कीजिए, उस हाउस के जो प्लैनेट आ गया उसके सिग्निफिकेशन, कारक तत्व और लॉर्डशिप चेक कीजिए, वो चीज़ें आपको मिलेंगी लाइफ में लेकिन आपसे छिन भी जाएँगी, स्पेशली जो लिविंग सिग्निफिकेशन। मेटेलिस्टिक सिग्निफिकेशन के लिए ठीक है, या जो बॉडी पार्ट होगा उसमें सीवियर हेल्थ ट्रबल दे देगा। लिविंग सिग्निफिकेशन में हमेशा प्रॉब्लम देता है। अभी कुछ लोग कहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताया था। लेकिन जो वीडियो का कॉन्टेक्स्ट होता है हम उस पे ही बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है एक्वेरियस बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले मैंने सोचा था एक ही वीडियो में सारी स्टोरीज़ कवर कर लेंगे, बट नहीं हो पाएगा। आज जो है सिर्फ़ एक स्टोरी को कवर करेंगे और उसके बेस पे। तो आप दे जितनी मैंने आपको सिग्निफिकेशन बताएँगे, आप देखिए महाभारत में भीष्म पितामह का और शिखंडी का जो स्टोरी है उससे आपको मिलेगा। भीष्म शिखंडी का जो स्टोरी है, बेसिकली शिखंडी कौन थी? काशी राशि 3 पुत्रियाँ थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो हस्तिनापुर के जो राजा थे विचित्रवीर, उनके विवाह के लिए भीष्म पितामह ने क्या किया था, काशीराज की तीनों पुत्रियों का हरण कर लिया। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि जो अम्बा थी, वो राजा शाल्व से प्रेम करती। तो ये बात पता चलने पे भीष्म पितामह ने अम्बा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। ठीक है, उन्होंने राजा शाल्व के पास भेज तो दिया था, लेकिन राजा शाल्व ने भी अम्बा को जो है अस्वीकार कर दिया, विवाह करने से। तो अब आप एक तरह से देखिए ना, अम्बा के साथ क्या हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या पार्शियलिटी हुआ ना, एक तरह से चीटिंग हुआ उनके साथ। दूसरी तरफ से आप समझें कि अम्बा ना राजा शाल्व से प्रेम करती थी। तो ये एक तरह का ऑब्सेशन और डिज़ायर था शाल्व को पाने का। लेकिन होता ये है कि आप देखिए, राजा शाल्व जो थे वो उनको मिलके भी उनकी लाइफ़ से दूर, क्योंकि भीष्म पितामह ने उनको भेज तो दिया, लेकिन राजा शाल्व तक वो पहुँच गए, लेकिन राजा शाल्व ने खुद ही उन्हें अस्वीकार कर दिया। इससे अम्बा को फ़ील होता है कि हाँ, हमारे साथ चीटिंग हुआ और एक्चुअली उनके साथ चीटिंग होता भी है।
इसके बाद क्या करती है अम्बा जो है वो महर्षि परशुराम के पास जाती है। तो महर्षि परशुराम कहते हैं कि आप भीष्म पितामह से ही विवाह करें। लेकिन अगर आप भीष्म पितामह का पूरा स्टोरी पढ़ेंगे, उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी भी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, विवाह नहीं करेंगे और कभी भी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे, हस्तिनापुर के सिंहासन पे नहीं बैठे, लेकिन हस्तिनापुर की सुरक्षा अवश्य करते रहेंगे। तो वो राजा वो भीष्म पितामह के पास जाती हैं विवाह का प्रस्ताव लेके, लेकिन भीष्म पितामह भी अस्वीकार कर देते हैं अपने ब्रह्मचर्य व्रत की वजह से। अब होता क्या, इससे अम्बा को और ज्यादा आघात लगता है, वो वापस परशुराम के पास जाती है और परशुराम को सारी बात बताती है। तो परशुराम और भीष्म पितामह का भी युद्ध होता है, लेकिन भीष्म पितामह परशुराम को हरा देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अम्बा को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा विचलित हुई। तो शायद उन्होंने फिर जो है शिव जी की साधना की, ठीक है। जब वो शिव जी की साधना करती, देखिए हम स्टोरी को शॉर्ट में इसलिए कर रहे हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, ठीक है। केवल पूरा फोकस स्टोरी पे करेंगे तो स्टोरी ही 1 घंटे हो जाए। तब उन्होंने शिव जी की साधना की थी कि वो अगले जन्म में जब उनका जन्म हो तो वो इस रूप में जन्म लेना चाहती है, भीष्म पितामह से प्रतिशोध ले सके। तो शिव जी का उनको वरदान मिलता है, फिर वो आत्मदाह कर लेती हैं। जब पुनर्जन्म उनका होता है तो वो शिखंडी के रूप में, स्त्री के रूप में उनका जन्म, ठीक है। अब उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि भीष्म पितामह से प्रतिशोध तो लेना है, लेकिन वो स्त्री के रूप में ले नहीं सकती। तो बाद में ये शिखंडी जो होते हैं, बाद में वो अपना लिंग परिवर्तन करा के पुरुष बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ड्यूलिटी मिलेगी, जो मैंने कहा था, शिखंडी का जो लिंग परिवर्तन, कि स्त्री से पुरुष बनना, कि एक्वेरियस में आपको ड्यूलिटी। अब रिवेंज वाला आपको फील मिल रहा है कि अम्बा का जन्म ही रिवेंज लेने के लिए हुआ था, प्रतिशोध, और अम्बा के साथ चीटिंग भी हुआ था। अब बाद में यही शिखंडी, जब बाद में भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा होता कौरव पांडवों का, तो पांडवों को लगता है कि भीष्म पितामह को किस तरीके से हरा पाएंगे या पराजित करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन और बाकी पांडव जो जाते हैं भीष्म पितामह के पास, तो भीष्म पितामह ही उनको ये युक्ति बताते हैं कि आपके यहाँ शिखंडी नाम की जो है, शिखंडी को अगर आप आगे करके युद्ध लड़ेंगे तो मैं उस पर कभी भी प्रहार नहीं करूंगा। क्योंकि बेसिकली भीष्म पितामह कभी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे, और शिखंडी मूल रूप से स्त्री थी। बाद में उन्होंने लिंग परिवर्तन कराया था, तब अर्जुन उनके पीछे छुप के मुझे पराजित कर सकते। तो यहाँ पे आपको हिडन और सीक्रेसी भी मिल रहा है कि अर्जुन ने छुप के उन्हें मारा था। हालांकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो बाणों की सैया पर पड़े रहे जब तक कि महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं। उसके बाद जब सूर्य उत्तरायण में जाता है तो वो अपने प्राण त्याग देते। तो इस स्टोरी में आपको हर एक वो थीम मिल रहा है जो एक्वेरियस वाला, ठीक है, कि अलग अलग हाउस में जब एक्वेरियस बैठेगा और एक्वेरियस जिस हाउस में चला जाए उसमें जो प्लेनेट आ जाए, वहां पे आपको उसकी वजह से सीवियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ। उससे रिलेटेड, या तो उससे रिलेटेड कर्म करेंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक। अब अलग अलग हाउस में हम एक्वेरियस को समझेंगे, उसके बाद अलग अलग प्लेनेट अगर एक्वेरियस में आ जाते हैं तो उसको भी हम समझेंगे। देखिए अगर एक्वेरियस लगन में आ जाए तो ऐसे लोगों के साथ रिपीटेड कई बार चीटिंग हो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्वेरियस को सीट ऑफ कुंडलिनी भी कहते हैं, पहले इनकी डिजायर बड़ी स्ट्रांग रहती है, मेटलिस्टिक डिजायर। लेकिन समय के साथ जब सेटबैक लगता है लाइफ में, तो धीरे धीरे ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, साधना स्पिरिचुअलिटी, तो डिटैच होने लगता है। एक्वेरियस तंत्र फिलोसफी को भी रिप्रेजेंट करता है। और एक्वेरियस लगन हो या मून साइन हो, ये इंसान बेस्ट होता है, सबकी हेल्प करेगा, बड़े सेक्रीफाइसिंग और फिलोसफिकल होते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने त्याग कर दिया था ना, वो चाहते तो हस्तिनापुर के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने आजीवन भीष्म प्रतिज्ञा लेके त्याग कर दिया था कि वो सिंहासन की सुरक्षा करेंगे, हस्तिनापुर की सुरक्षा करेंगे, पर राजा नहीं बनेंगे। ठीक। तो एक्वेरियस वाले बहुत सेक्रीफाइसिंग होते हैं, दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, बट लोग ही इनको चीट करते हैं। एक्वेरियस है लगन हो या एक्वेरियस मून साइन, तो ऐसे इंसान को फील आता है कि जैसे सारा संसार पैदा ही हमसे रिवेंज लेने के लिए हुआ हो। और अगर आपका एक्वेरियस लगन या मून साइन है, तो इमोशनल लेवल पे या हेल्थ के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, या आपकी ओवरऑल लाइफ में कोई ना कोई बड़ा ऐसा सेटबैक लगेगा, तो जिससे आपका पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, या आपकी आपका पूरा का पूरा लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। ये और एक्वेरियस वालों का सीक्रेटिव बिहेवियर भी होता है, पूरी चीजें आपको कभी खुल के नहीं बताएंगे, एक्वेरियस या लगन है या एक्वेरियस मून साइन। और ड्यूलिटी मिलेगा उनकी पर्सनैलिटी, कह कुछ रहे होंगे, सोच कुछ रहे होंगे, अंदर कुछ चल रहा होगा, बाहर कुछ दिखा रहे होंगे। ये सारी चीजें आपको एक्वेरियस में। और एक्वेरियस अगर लगन या मून साइन बन जाए ना, तो कहीं ना कहीं हेल्थ ट्रबल देता है, जैसे मैंने कहा ना, फिजिकल बीइंग को या लिविंग बीइंग को बहुत ज्यादा हार्म करता है। और बार बार चीटिंग होने के बाद एक्वेरियस वालों के साथ बार बार पार्शियलिटी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट या डिप्लोमेटिक बिहेवियर,
होता है, लोग इनको बार बार चीट करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। एक समय के बाद ये भी थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, जब इनको बार बार चीट होता है ना इनके साथ, तो इनके अंदर डिप्लोमेसी वाला बिहेवियर आ जाएगा। और आप देखिएगा कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ड्यूअल पर्सनैलिटी मिलेगा। होते अच्छे ही हैं बाय डिफॉल्ट ही नेचर। क्यों? क्योंकि इसके एक तो दो लॉर्ड है, सैटर्न और को लॉर्ड है राहु, तो दो लॉर्डशिप होने की वजह से भी ड्यूअल पर्सनैलिटी। आप ये ध्यान रखिए। और एक्वेरियस वाले हार्ड वर्किंग होते हैं, बट सक्सेस बहुत लेट मिलती है, क्योंकि एक्वेरियस साइन बेसिकली पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हाउस आपको पनिशमेंट वाला ही फीलिंग देगा। ठीक है, क्योंकि सैटर्न हार्ड वर्क है, राहु पनिशमेंट है, दो मैलेफिक प्लैनेट इसको रूल करते हैं। इनिशियली बहुत हार्ड वर्क करेंगे आप, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट। तो ये हो गया आपका एक्वेरियस लगन। एक्वेरियस अगर सेकंड हाउस में, एक्वेरियस सेकंड हाउस में आ गया ना, तो फाइनेंशियल लेवल पे इनको बार बार चीटिंग सहना पड़ेगा। पैसा दे दिया, पैसा वापस नहीं मिलता। फैमिली से पार्शियल ट्रीटमेंट, फैमिली से ऑब्सेस्ड होंगे, फैमिली के लिए सब कुछ करेगा ये नेटिव, लेकिन फैमिली ही इनके साथ डिप्लोमेटिक बिहेव करती है, कोल्ड वॉर चलता रहता है। फिर ऐसा नहीं कि फैमिली इनको पसंद नहीं करती, फैमिली से अटैचमेंट होगा, लेकिन एक पार्शियलिटी वाला फीलिंग हो सकता है, दूसरों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए फैमिली में, आपको ना दिया जाए। ठीक है, आपसे चीजें छुपाई जाए, इस तरीके के सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक फैमिली में मिलेगा, आपको ये फील आएगा। इसके अलावा ऐसे लोग खुद भी अपने फाइनेंस, बैंक बैलेंस, फैमिली को लेके कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, बताते नहीं है सब। एक टाइम बाद ऐसा फील आने लगता है फैमिली के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फैमिली का ऐसा बिहेवियर है, तो इमोशनली और मेंटली हर्ट होता है इंसान। लगता है इसको कि फैमिली हमसे रिवेंज ले रही, क्या हमसे बदला लिया जा रहा है। लेकिन फैमिली या फाइनेंशियल लेवल पे कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इवेंट या सेटबैक होगा लाइफ में, जिसकी वजह से पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म होता है। और आपके कर्म भी यही है कि आपको फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। या दूसरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं तो दूसरों को डोनेट कीजिए, गरीब, फाइनेंशियली चैलेंज जो लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आएगा। और ड्यूलिटी मिलेगी स्पीच। दो फैमिली हो सकता है एक आपकी अपनी फैमिली हो, किसी और की फैमिली, या कोई दूसरी फैमिली हो जिसको आप अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। ड्यूलिटी मिलेगी। सेकंड हाउस स्पीच का है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बोलना कुछ चाहते हैं बोल देते हैं कुछ और। दो सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। फैमिली की स्ट्रॉन्ग डिजायर या ऑब्सेशन होने की वजह से, फैमिली से ज्यादा अटैचमेंट होने की वजह से, एक टाइम बाद फैमिली ही इनसे दूर हो जाएगी। फैमिली है बट फैमिली दूर हो गई। एक्वेरियस में ऐसा नहीं है कि लिविंग सिग्निफिकेशन वाली जो चीजें होती हैं वो मिलती नहीं, मिलेंगी, मिलेंगी और चली जाएंगी। तो ये आपको एक्वेरियस अगर सेकंड हाउस में होगा, तो जैसा मैंने कहा फैमिली से आपको फील आएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक्वेरियस अगर थर्ड हाउस में है, सिबलिंग से, पड़ोसियों से बहुत अटैचमेंट हो, सिबलिंग्स के लिए, यंगर सिबलिंग के लिए सब कुछ करेंगे, बट एक टाइम बाद लगेगा कि हमारे सिबलिंग ही हमको चीट कर रहे हैं, तो सिबलिंग्स ही इनको चीट करेंगे, या सिबलिंग्स का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा, इनसे चीजें छुपाई जाएंगी, इस तरीके से। थर्ड हाउस इनिशिएटिव का होता है, कोई न्यू इनिशिएटिव लेना होगा तो भी इंसान सीक्रेट ही रखेगा, जल्दी किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है बता दो तो सारा प्लान पहले ही गड़बड़ होगा। बट अपने सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग के लिए बहुत अटैच होते हैं, उनके लिए सब कुछ करेंगे, बट उनसे चीटिंग मिलना, उनसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलना, या उनसे एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर या पॉलिटिक्स टाइप इस तरीके का बिहेवियर होता है, ये फील आएगा। ठीक है? और ऐसा लगेगा इनको कि इनके सिबलिंग और पड़ोसी तो आए ही संसार में इनसे बदला लेने के लिए, भले हम उनके लिए कुछ भी कर लें। थर्ड हाउस में तो दो पड़ोसी तो नहीं कह सकते, दो सिबलिंग हो सकते हैं। सिबलिंग का बिहेवियर ड्यूल हो सकता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, बताता कुछ है, इस तरीके से। ठीक। और एक टाइम बाद ऐसा आएगा इमोशनली या मेंटली सिबलिंग से डिटैच होने लगेंगे, या तो सिबलिंग से इमोशनल या मेंटल दूरी हो जाएगी, या फिजिकली डिटैच हो जाएंगे, किसी ना फिजिकल दूरी पैदा हो जाएगी, दूर हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि अगर चार्ट में ज्यादा एफ्लिक्शन है तो सिबलिंग का डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब वो चीज आएगी लाइफ में, आने के बाद छिन जाएगी। ठीक है, और अपने सिबलिंग्स के लिए इनको बहुत सेक्रीफाइस करना, बट इनका कर्म ही यही है। ठीक है, थर्ड हाउस किसका है? सिबलिंग का, तो अपने सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करेंगे, तभी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। या सिबलिंग से रिलेटेड इनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा इनकी लाइफ में। थर्ड हाउस हॉबीज का है, स्किल का है, एफर्ट का है। ठीक है, सिबलिंग का है, तो सिबलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो। तो ये थर्ड हाउस एक्वेरियस के लिए। आप देखिए फोर्थ हाउस में एक्वेरियस आ जाए, तो मदर से बहुत अटैच हो, लेकिन समहाउ मदर से दूरी हो जाएगी। ठीक है,
इसके अलावा मदर्स से के रिगार्डिंग या इमोशनल लेवल पे कोई ना कोई ऐसा सेटबैक लगेगा जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इमोशनल सेटबैक होना, कोई चीटिंग होना इमोशनल लेवल पे, या इमोशनली कोई इनको चीट कर ले, ठीक है? या फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, गाड़ी का होता है, प्रॉपर्टी या गाड़ी के रिगार्डिंग चीटिंग। बट जितना लिविंग सिग्निफिकेशन से जो सेटबैक लगता है ना एक्वेरियस वाले हाउस में, उतना मेटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन के रिगार्डिंग नहीं लगता। ये ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है गाड़ी और प्रॉपर्टी में उतना प्रॉब्लम ना आए, बट मदर से सेटबैक लगे। आप मदर से बहुत ऑब्सेस्ड है, मदर के लिए सब कुछ करेंगे, बट मदर का डिप्लोमेटिक बिहेवियर होगा, मदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे आपको, पार्शियलिटी शो करेंगी, तो उसकी वजह से आपको फील आएगा। हो सकता है आप 2-3 भाई-बहन हो तो आपको लगे या कि मदर दूसरे को ज़्यादा प्रोमिनेंस देती हैं, दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, आपको कम देती हैं। ऐसा नहीं है कि मदर आपसे अटैच नहीं हुई, मदर भी अटैच होंगी, बट एक कोल्ड वॉर टाइप चलता रहेगा। ये समझिए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मदर के लिए सब कुछ करते हैं, या फोर्थ हाउस मासेज का है, आप दुनिया के लिए सब कुछ करेंगे, सबको इमोशनली सपोर्ट करना है, सबको हेल्प करना है, बट हर कोई आपसे एक पार्शियल ट्रीटमेंट, एक डिप्लोमैटिक बिहेवियर शो करेगा। लोग इमोशनल लेवल पे आपको चीट करेंगे, तो आपको लगेगा कि जैसे मदर का तो कुछ पूर्व जन्म का कर्म है कि वो हमसे बदला ही लेने आई, या इस संसार में लोग आए ही इमोशनली मुझसे बदला लेने या रिवेंज लेने। लेकिन आपका ये कर्म है कि आप मदर के लिए सब कुछ बहुत कुछ करेंगे, या मदर के लिए बहुत कुछ करना है, तभी आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। मदर के रिगार्डिंग या इमोशनल लेवल पे कोई सेटबैक लगे और आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, या आपको मदर के लिए बहुत कुछ करना है। या मासेस के लिए, मासेस में लोगों को इमोशनली सपोर्ट करना है, इमोशनल हील करना है, इमोशनली लोगों को काउंसल करना है। इस तरीके की एक्टिविटी आप करें, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है? ड्यूअलिटी वाला बिहेवियर आपको मिलेगा। हो सकता है 1 मदर, 2 मदर हो सकती है, कोई स्टेप मदर भी हो आपकी, अगर आपके चार्ट में ऐसे योग है, या 1 मदर है, किसी और को भी आप अपनी मदर की तरह मानते हो। 2 फैमिली हो सकती है, ये समझ जाइए। ठीक है? नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन में 2 गाड़ी, 2 प्रॉपर्टी, इस तरीके की चीज़। ठीक है? मदर का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा, ये आप कह सकते हैं कि मदर के अंदर एक सीक्रेटिव नेचर या सीक्रेटिव बिहेवियर होगा। और ऐसे लोग इमोशनली बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। कुछ टाइम बाद इनको समझ में आता है, जब सेटबैक लग जाता है, कि नहीं-नहीं, इमोशंस को तो लेट गो करना सीखना पड़ेगा, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। अगर इमोशंस को लेट गो करना नहीं सीखेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक्वेरियस, जैसे मैंने कहा ना, अम्बा का रीबर्थ हुआ था, तो एक्वेरियस वाला हाउस रीबर्थ देता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि आप मर के पैदा होंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही है। कोई बड़ा सेटबैक लगेगा तो आपको उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो आपको लगेगा दूसरा नया जीवन शुरू हुआ। तो इमोशनल लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग सेटबैक, या मदर के रिगार्डिंग कोई स्ट्रॉन्ग सेटबैक, मदर का डेथ हो जाए, मदर को सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, मदर की तरफ से स्ट्रॉन्ग चीटिंग हो आपके साथ, तो उसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो आपको लगेगा एक नया जीवन मिला हुआ। तो हर हाउस है, फर्स्ट हाउस में है, तो आपका एक्चुअली रीबर्थ हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रोमिनेंट इवेंट हो। सेकंड हाउस है, तो फैमिली से ऐसा रिगार्डिंग ऐसा कोई इवेंट हो सकता है। थर्ड हाउस में सिबलिंग के रिगार्डिंग हो सकता है। फोर्थ हाउस में मदर और इमोशनल लेवल पे हो सकता है। और एक्वेरियस जिस हाउस में जाएगा, उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम देगा। सेकंड हाउस में तो फेस, आईज और टीथ में, थर्ड हाउस में शोल्डर, ईयर्स में प्रॉब्लम, फोर्थ हाउस में तो आपको हार्ट, लंग्स, चेस्ट का प्रॉब्लम, या फीमेल्स में जो है ब्रेस्ट के रिगार्डिंग कोई इश्यू। फिफ्थ हाउस में एक्वेरियस आ जाए, तो फिफ्थ हाउस में एक्वेरियस आपको रिपीटेड मिसकैरेज दे सकता है। कंसीव हो रहा है, आके बेबी चला जा रहा है, कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। या बच्चों से आप बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, लेकिन एक समय के बाद आपका अपने बच्चे से ही डिटैचमेंट हो जाएगा। आप बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन समय के साथ बच्चों से ही दूरियाँ हो जाएँगी। लव रिलेशनशिप में सेटबैक देगा, आप बहुत ऑब्सेस्ड होंगे रिलेशनशिप में, लेकिन आपका ब्रेकअप हो जाएगा। जिस जिस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, एक टाइम बाद वो आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है? आपके बच्चे जो है आपके साथ सेकेंडरी या पार्शियल ट्रीटमेंट करेंगे। लव रिलेशनशिप में आप पूरी तरह डिवोटेड होंगे, लेकिन आपके साथ पार्शियलिटी होगी। आपको ऐसा लगेगा जो पार्टनर आता है लाइफ में, वो तो लगता है बदला लेने ही आया है। या हमारे बच्चों का से जो रिलेशन है, वो तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे पैदा ही हुए बदला लेने के। बच्चों का डबल ड्यूअल बिहेवियर होगा, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो पार्टनर आएगा लव रिलेशनशिप में, उसका ड्यूअलिटी होगी। दिखा होता है कुछ अंदर से, दिखा कुछ और रहा है। कहता कुछ है, होता कुछ और है। फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है। आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इसीलिए फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग का है, तो कई बार आपका फ्यूचर प्लानिंग खराब हो सकता है। अब ड्यूअलिटी का है, तो 2 बच्चे भी हो सकते हैं। हर बार ऐसा इंसान चीज़ेगा, एक बार में मल्टीपल चीज़ें सोचेगा जब भी सोचे। फिफ्थ हाउस एट लीस्ट 2 लव रिलेशन देगा और सेटबैक देगा। ये सारी चीज़ें। पर लव रिलेशनशिप या चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग या बच्चों के रिगार्डिंग कोई ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और आपको लगेगा दूसरा नया जीवन मिला है हमें। एक तरीके से रीबर्थ हुआ है। तो आप फिफ्थ हाउस बच्चों का है, बच्चों के रिगार्डिंग। ठीक है? एजुकेशन के रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रोमिनेंट काम करिए दूसरों के लिए,
तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। ठीक है। या लव एक्वेरियस चीटिंग का, लव रिलेशनशिप में चीटिंग होना, आपका बच्चों से चीटिंग होना, ये सारे प्रोमिनेंट ट्रेट आप। और ऑब्सेशन बहुत होता है लव रिलेशनशिप में, आप समझ जाइए। 5th हाउस में एक्वेरियस आ गया, आप कितना भी समझा लीजिए इंसान मानेगा नहीं। ठीक है। 6th हाउस में एक्वेरियस आ जाए, तो 6th हाउस आपके षड रिपू का है। तो एक्वेरियस साइन है भी ऑब्सेशन का, तो ईर्ष्या जलन अहंकार बहुत देगा ऐसे लोगों के अंदर। ठीक है। 5th हाउस में एक्वेरियस था तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम, बैक पेन हो सकता है। 6th हाउस में एक्वेरियस आ गया तो ईर्ष्या जलन अहंकार वाला चीज। आपके 6th हाउस एनिमी का है, तो एनिमी से आपको चीटिंग होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक्वेरियस अच्छा है क्योंकि 6th हाउस थोड़ा है भी नेगेटिव हाउस, एनिमी से चीटिंग मिलना। ठीक। 6th हाउस रिवेंज का है, तो कोई ना कोई ऐसा एनिमी या किसी ना किसी ऐसी शत्रुता होगी जिससे आपको रिवेंज लेना पड़ेगा। पर इनिशियली क्या होता है, ये लोग बड़े, मतलब मैंने कहा ना, सेक्रीफाइसिंग होते हैं, तो ये अपने एनिमी को भी माफ कर देंगे। पर इनका एनिमी जब इनसे रिवेंज लेने लगेगा तभी ये रिवेंज लेंगे। और इसके लॉर्ड सैटर्न और राहु होते हैं, तो ऐसा इंसान जब रिवेंज लेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवेंज लेगा। 6th हाउस लोअर एब्डोमेन बैक का है, तो बैक में प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम, जो नेवल से नीचे का पार्ट होता है वहां पे प्रॉब्लम। कंपटीशन बीट करने के लिए अच्छा है, ये आप समझिए। और 6th हाउस हमारी अपनी वीकनेस है, तो कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव नेचर, स्ट्रॉन्ग डिजायर इस इंसान की अपनी वीकनेस होता है, जिससे इसको फाइट करना पड़ता है। 6th हाउस फाइट का है। तो एक टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि हमें अपनी डिजायर्स या इच्छाओं से लड़ना है, उनको दूर करना है, तभी लाइफ में हम ग्रो कर। 6th हाउस आपके मैटरनल सिबलिंग का होता है, मामा मामी का। 6 मामा का होता है। 6th हाउस 7 से 12। 7th हाउस आपके रिलेशनशिप का है, और 6th हाउस क्या, पार्टनर का बेडरूम। तो ऑब्वियस सी बात है, 12th हाउस आपका बेडरूम है, 6th हाउस पार्टनर का बेडरूम है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। तो बेडरूम लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। इनिशियली बेडरूम लाइफ में इनके पार्टनर का बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा, सेक्सुअलिटी, फिजिकल इंटीमेसी बेडरूम लाइफ में। एक टाइम बाद ऐसा है कि धीरे धीरे करके इमोशनली डिटैच होने लगे। बेडरूम का एक्सपीरियंस इनके पार्टनर का इनके साथ जो है बहुत वेल होगा। या बेडरूम लाइफ में एक ऐसा इवेंट होगा इनके पार्टनर के साथ या इनके साथ, इनका पूरा लाइफ ही चेंज हो जाएगा। और इनको लगेगा बेकार है, हमें स्पिरिचुअल चीजें इन पे ध्यान देना चाहिए, ये सब बेकार है। मतलब सेक्सुअलिटी, इन चीजों से इनका पूरा डिटैचमेंट हो जाए। ठीक है। या इनको लगेगा कि बेडरूम लाइफ तो बना ही जैसे रिवेंज के लिए। या तो बेडरूम लाइफ में चीटिंग, पार्टनर का कोई दूसरा अफेयर, किसी दूसरे के साथ अफेयर, या इनके साथ क्रूअल बिहेवियर करना पार्टनर का। बेसिकली वो पार्टनर का बेडरूम लाइफ, या ये पार्टनर के साथ भी क्रूएल्टी शो कर सकते हैं, आप ये भी समझ। इस तरीके से इनके जो मैटरनल सिबलिंग है, मामा या मदर की जो सिस्टर्स हैं, उनसे इनको पार्शियल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलेगा, उनकी तरफ से चीटिंग होगा। इस तरीके का थीम। 7th हाउस में एक्वेरियस, देखिए एक्वेरियस जो है 7th हाउस में लियो वालों के लिए आता है। ज्यादातर लियो वालों की मैरिड लाइफ में आपको सीवियर चैलेंजेस। ये लोग बड़े ऑब्सेस्ड और डिटैच होते हैं, अटैच होते हैं रिलेशनशिप। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे खुद ही इमोशनल और मेंटल डिटैचमेंट और दूरी पैदा होने लग जाती है। जब पार्टनर से इनको चीटिंग, पार्टनर्स इनको चीट करे, या रिलेशनशिप में जब इनके साथ चीटिंग हो जाए, पार्टनर इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट ना दे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या पार्शियल ट्रीटमेंट देना। ठीक है। जो लियो वालों को रिलेशनशिप में उनके पार्टनर की तरफ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट या पार्शियल ट्रीटमेंट मिलेगा। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, पार्टनर का हिडन सीक्रेटिव नेचर होना, पार्टनर का रिवेंजफुल एटीट्यूड होना। या कई बार ऐसा हो जाता है चीटिंग मिलने के बाद ये खुद ही रिवेंज लेना चाहते हैं। बट ओवरऑल रिलेशनशिप एक ऐसा लगेगा जैसे पूर्व जन्म का कोई कर्म बचा है, कि हमारा पार्टनर या जितने पार्टनर आते हैं लाइफ में, वो तो आते ही हमसे बदला लेने और रिवेंज लेने के। पार्टनर का ड्यूअल बिहेवियर होगा। अक्सर लियो वालों की लाइफ में दो प्रोमिनेंट रिलेशन होने के प्रोमिनेंट चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वेरियस में ड्यूलिटी मिलती है, सैटर्न और राहु, उसके दो लॉर्ड है। एक पार्टनर सैटर्न वाला हो गया जहां सैटर्न जा रहा है, दूसरा राहु वाला हो गया। और एक राहु वाले रिलेशन में तो सेटबैक मिलता है, क्योंकि राहु इल्यूजन को रिप्रेजेंट। तो आप देखिए, इल्यूजन या ऑब्सेशन की वजह से रिलेशनशिप में इनके साथ चीटिंग हो। बट कोई ना कोई बड़ा इवेंट होगा रिलेशन में, कोई स्ट्रॉन्ग सेटबैक या चीटिंग लगेगा, जिसके बाद पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इनको लगेगा हमारा पुनर्जन्म हुआ है, अब आगे बहुत कुछ कर। ये सारी चीजें। तो रिलेशनशिप में सेटबैक की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता। अब आप देखिए, ऐसे लोग ना, दूसरों को रिलेशनशिप में सपोर्ट करना, गाइड करना, ठीक है, दूसरों की पार्टनरशिप या रिलेशनशिप इंप्रूव करने में आप हेल्प करेंगे, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस। 8th हाउस में एक्वेरियस आ जाए। 8th हाउस क्या है? इन लॉस का वेल्थ। ठीक है। सॉरी, स्पाउस का वेल्थ और इन लॉज। इन लॉज से बहुत अटैच होंगे कि इन लॉज के लिए सब कुछ करना है, मैरिज के बाद इन लॉज ही हमारे पेरेंट।
इन लॉज से सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलना, इन लॉज का बिहेवियर डिप्लोमेटिक होना, इन लॉज की तरफ से चीटिंग होना, ठीक है। इन लॉज का ड्यूल माइंडसेट होना, कहते कुछ है करते कुछ है। ये भी हो सकता है, दो इन लॉज हो सकते हैं, एक आपके रियल इन लॉज है, एक आप किसी को ऐसा ही ट्रीट करते हैं इन लॉज की तरफ। 7 से सेकंड 8 हाउस, स्पाउस का स्पीच, स्पाउस की फैमिली। स्पाउस का स्पीच ड्यूल होगा, कहता कुछ है करता कुछ। इन लॉस की वजह से या स्पाउस के वेल्थ की वजह से, स्पाउस के वेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सेटबैक लगेगा जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। 8th हाउस सेक्सुअलिटी का, सेक्सुअल लाइफ, इंटीमेट लाइफ में स्ट्रॉन्ग सेटबैक लगना, रिलेशनशिप में चीटिंग होना, उसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। आप देखिए 8th हाउस की चीजें ना, इन लॉस को लेके या सेक्सुअलिटी को लेके, इंटीमेट पार्ट जो होता है उसका लाइफ को लेके, इनको ऐसा फील आता है चीटिंग होने के बाद जैसे हमारा तो जन्म ही हुआ है कि लोग हमसे रिवेंज ले, या इस पार्ट में इन लॉस तो आए ही हमसे रिवेंज लेने या बदला लेने। कैंसर वालों के लिए अक्सर ये होता है। कैंसर वालों के लिए आप देखिए 7th 8th और 12th, उसमें से 7th का लॉर्ड सैटर्न, 8th का लॉर्ड सैटर्न राहु, 12th का लॉर्ड मरकरी, दोनों जगह न्यूट्रल प्लैनेट रूल करते हैं। और मरकरी का भी बिहेवियर ड्यूल बिहेवियर, तो इनके साथ प्रॉब्लम रहता है रिलेशन। तो इनको लगता है इन लॉस तो आया ही बदला लेने। स्पाउस की स्पीच ऐसी होगी, इनको लगेगा स्पाउस तो जब भी बोलता है ऐसा लगता है हमसे कोई पुराने जन्म का बदला ले रहा है। सेक्स इन लॉस का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा, सेक्सुअल पार्ट में कुछ ना कुछ सीक्रेसी, चीटिंग इस तरीके से मिलेगा। 8th हाउस साधना, स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट का, बेस्ट ये है कि एस्ट्रोलॉजी, साधना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन की तरफ जाइए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये सारे चेंज आपको मिलेंगे। अब आप देखिए ये सारे थीम ना भीष्म पितामह और शिखंडी वाली स्टोरी में आपको मिलेंगे, अम्बा, रिवेंज, ये सारी चीजें। और 8th हाउस स्पाउस का वेल्थ है, स्पाउस के दो बैंक अकाउंट हो सकते हैं, दो सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, या आपको दो जगह से कहीं इनहेरिटेंस मिल जाए। हो सकता है आपको इन लॉज की फैमिली से मिल जाए, अपनी फैमिली से भी मिल जाए। एक्वेरियस अगर 9th हाउस में आ जाए, फादर से बहुत अटैच होंगे, धीरे धीरे करके फादर से दूरियां हो जाएंगी। फादर का पार्शियल बिहेवियर, फादर का ड्यूअल बिहेवियर, ऐसा लगेगा फादर पॉलिटिक्स या चीटिंग कर रहा है, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट फादर का। गुरु से बहुत अटैच में होंगे लेकिन गुरु ऐसा बिहेव करेंगे, सेकेंडरी बिहेवियर, ड्यूअल ट्रीटमेंट इस तरीके से, या पार्शियल ट्रीटमेंट। गुरु से बहुत अटैच है लेकिन धीरे धीरे गुरु से ही दूरियां हो जाएंगी, गुरु की तरफ से सेटबैक लगना, ठीक है। और गुरु या फादर से इनको चीटिंग मिलना, फादर इनको चीट कर लें, गुरु इनको चीट कर लें, या गुरु या फादर की वजह से कोई ऐसा इवेंट होगा लाइफ में जिससे पूरा लाइफ ऐसा सेटबैक लगेगा कि पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। गुरु और फादर का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा, कहते कुछ है करते कुछ है। आपको लगेगा जितने गुरु आते हैं लाइफ में वो तो लगता है हमारे साथ एक रिवेंज लेने ही आते हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर लें, बट वो तो हमसे बदला लेने के लिए बार बार जब चीटिंग। फादर की तरफ से आपको ऐसा फील आएगा, लगता है फादर तो आए ही हमसे बदला लेने। आपके दो गुरु हो सकते हैं, दो फादर हो सकते हैं, एक आपके हो सकता है फादर हो, स्टेप फादर हो अगर आपके चार्ट में योग है, या एक फादर है, आपको कोई किसी दूसरे को भी आप फादर की तरह ट्रीट करते हो या मानते हो। लेकिन नॉलेज को लेके बड़ा ऑब्सेशन रहता है, और नॉलेज को लेके बहुत हार्ड वर्क और स्ट्रगल करना पड़ेगा तब नॉलेज मिलेगी। ये 9th हाउस है, रिलीजियस होते हैं, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीजों में इनको इंटरेस्ट होता है। लेकिन हाँ, और फादर और गुरु का बिहेवियर में ड्यूअलिटी मिलेगी आपको, कहते कुछ है करते कुछ है, होते कुछ और है दिखाते कुछ और। और वहां पे आपको यही फील आएगा रिवेंज वाला, कि आपसे तो रिवेंज ही लिया जा रहा है, और उसकी वजह से आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो आप नॉलेज सीखिए, दूसरों को नॉलेज इंपार्ट कीजिए, और लोगों की लाइफ में चेंज लाइए, आपका लाइफ खुद ही पॉजिटिव वे में चेंज होने लगे। इसके बाद 10th हाउस में आ जाए, 10th हाउस आपके कर्मों का, 10th हाउस आपकी मदर इन लॉ का, फादर का फैमिली, फादर की फैमिली से चीटिंग होना, मदर इन लॉ की तरफ से आपको चीटेड फील होना। फादर का स्पीच में आपको ड्यूअलिटी मिलेगा, फादर कहते कुछ है करते कुछ है। मदर इन लॉ का बिहेवियर ड्यूअल होगा, कहती कुछ है करती कुछ और। मदर इन लॉ का सीक्रेटिव नेचर होगा, चीजें आपसे छुपाती हैं, आपको फील आएगा, ठीक है। फादर का स्पीच ऐसा होगा, आधी बात बताएंगे आधी मुंह में रख लेंगे, बोलेंगे ही नहीं, इस तरीके से। आपको एक टाइम बाद ऐसा फील आएगा कि आपकी फादर की फैमिली की तरफ से लोग या मदर इन लॉ के लिए हम कुछ भी कर लेना, जान भी दे दे, लेकिन ये हमसे हमेशा सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही करेंगे, हमारे साथ हमेशा पार्शियलिटी ही करते हैं, और लगता है जैसे कोई पुराने जन्म का बदला ले रहे हैं, रिवेंज लेने के लिए, इस तरीके से ये फील आएगा आपको 10th हाउस को। आपके वर्क प्लेस में, ऑफिस में पॉलिटिक्स होना, चीटिंग होना, आप कितना भी डिवोटेड होके काम,
ठीक है, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे लोग आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स, चीटिंग इस तरीके की चीजें मिलेंगी। आपको लगेगा हर आदमी ऑफिस में आपके लिए पॉलिटिक्स ही कर रहा है, और होता भी है ऐसा। आपके साथ जॉब में, बिजनेस में, वर्क प्लेस पे, ऑफिस में चीटिंग होना। आपके वर्क प्लेस पे इसी तरीके के लोग मिलेंगे, ड्यूअल माइंडसेट वाले, कहते कुछ और हैं, ड्यूअल पर्सनैलिटी वाले, करते कुछ और हैं। हमेशा हिडन सीक्रेटिव नेचर होगा, पूरी बात खुल के नहीं बताएँगे, सीक्रेटिव बिहेवियर। और आपके मदर इन लॉ की लाइफ में या मदर इन लॉ के रिगार्डिंग या फादर या वर्क प्लेस पे कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा, बड़ा सेटबैक, जिससे आपका पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। और 10th हाउस में तो आपको नी जॉइंट में प्रॉब्लम दे सकता है, पैरों में पेन, नी जॉइंट में पेन, ये सारी चीज़ें। और हो सकता है ऐसा इंसान 2 प्रोफ़ेशन 2 काम करे, या क्या बोलते हैं, 2 प्रोफ़ेशन और 2 काम कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ 2 काम कर रहा हो, मल्टीटास्किंग भी हो सकती है। और इनिशियली करियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही इन्हें सक्सेस मिलती है, अगर एक्वेरियस 10th हाउस में। वो टॉरस लगन वालों के लिए है। बट ये है कि एक्वेरियस जिस हाउस में है कि आप वहाँ सबसे अच्छे हैं, बहुत सैक्रिफाइसिंग, बहुत फिलॉसॉफिकल हैं, आप उनके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, जान देंगे। बट उनकी तरफ से आपको एक कोल्ड एटीट्यूड वाला फीलिंग है, ये समझिए। 11th हाउस में एक्वेरियस है तो है ही वो 11th हाउस का साइन एरीज़ असेंडेंट वालों को। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत पैसा कमाना है, ठीक है। बड़े भाई-बहन दोस्तों से बहुत अटैच है, उनके लिए सब कुछ करेंगे। एल्डर सिबलिंग, बड़े भाई-बहनों से ही चीटिंग मिलेगा। बड़े भाई-बहन आपके जो हैं, आपके दोस्त या फ्रेंड सर्कल में जो फ्रेंड है, वो आपसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। पार्शियल बिहेवियर करेंगे, एक तरह का पॉलिटिक्स या चीटिंग करेंगे। आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा, यार अपने बड़े भाई-बहनों के लिए, दोस्तों के लिए हम जान भी दे दें ना, ये तो जैसे लगता है पुराने जन्म का बदला ले रहे हैं। या एक टाइम बाद आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप उनसे रिवेंज लेंगे। उनका सीक्रेटिव नेचर होगा, आपके एल्डर सिबलिंग का, आपके जितने फ्रेंड होंगे, उनका ड्यूअल माइंडसेट होगा, कहते कुछ हैं, करते कुछ और है। 11th हाउस में एक्वेरियस आ गया तो इनकम में ड्यूअलिटी देगा, 2 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। ऐसा इंसान अपनी इच्छाओं को लेके बड़ा कन्फ्यूज़ रहता है, ड्यूअल माइंडसेट रहता है, ये करें कि वो करें, इस तरीके से। इनिशियली ऐसे लोगों का बड़ा लार्ज नेटवर्क सर्कल होता है, धीरे-धीरे करके डिटैच होते जाते हैं और आइसोलेशन या डिटैचमेंट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन 11th हाउस एक्वेरियस का है तो फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट कीजिए, या एक्वेरियस का है 11th हाउस तो आप अपने नेटवर्क सर्कल में जितने लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, यही आपका कर्म है, इसी से आपके अंदर चेंजेस और आपके बड़े भाई-बहनों के रिगार्डिंग पे या फाइनेंस के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट होगा जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। ठीक। आपको पैरों में पेन, काफ मसल में, पैरों में दर्द, पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है। 12th हाउस में एक्वेरियस आ गया, बेडरूम का 12th, स्पाइसीज़ वालों पे। बेडरूम लाइफ में चीटिंग होना, सेटबैक होना, या फॉरेन गए किसी फॉरेनर ने चीट कर लिया, या रिलेशनशिप में चीटिंग होना। बेडरूम लाइफ में कोल्ड एटीट्यूड होना पार्टनर का, या क्रुएल्टी फेस करना। अब डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर, फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, इमोशनल लेवल पे क्रुएल्टी होगा। तो इनिशियली ऐसे लोग कम्फर्ट है, इंटीमेसी है, सेक्सुअल लाइफ, इनसे बड़ा अटैच होते हैं। धीरे-धीरे करके डिटैच हो जाते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। और 12th हाउस मेडिटेशन का, फिर ये साधना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा चले। 12th हाउस खर्चों का है, इन्वेस्टमेंट या खर्चों के रिगार्डिंग चीटिंग या सेटबैक हो। ग्रैंड मदर का है 12th हाउस, या आपके नाना जी का, उनसे आप बहुत अटैच होंगे, लेकिन एक टाइम बाद उनसे ही दूरी हो जाएगी। उनका डेथ हो जाना है तो आपको लगेगा कि हमारी लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक लग गया, या कोई न किसी रीज़न की वजह से उनसे दूरियाँ होना, या इमोशनल डिटैचमेंट होना, ठीक है? आपको पार्टनर की तरफ से रिलेशनशिप में एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट, पार्शियल ट्रीटमेंट मिलेगा। रिलेशनशिप और बेडरूम लाइफ में चीटिंग होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि टॉरस, आप देखिए ना कि पाइसेस वालों के लिए 7th हाउस में क्या आ जाता है? वर्गो आ जाता है, 12th हाउस में एक्वेरियस आ जाता है। और जो कालपुरुष का रिलेशनशिप का साइन है लिब्रा, वो 8th हाउस में चला जाता है। तो रिलेशनशिप, बेडरूम लाइफ, इंटीमेट लाइफ में चीटिंग होने के स्ट्रॉन्ग चांस रहते हैं, अगर थोड़े भी एफ्लिक्शन आ जाए 7th हाउस 7th लॉर्ड के ऊपर या वीनस के ऊपर। ग्रैंड मदर का ड्यूअल बिहेवियर होना, सीक्रेटिव नेचर होना, रिलेशनशिप या बेडरूम लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग सीक्रेट होना पार्टनर की तरफ से, या बेडरूम लाइफ में चीटिंग होना, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और एक टाइम बाद ये लोग मेडिटेशन, साधना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में चीटिंग, बेडरूम लाइफ में चीटिंग की वजह से इनका पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। खुद ही डिटैच होके स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाता है। तो ये आपने देखा कि 12 हाउसेज़ में एक्वेरियस के क्या-क्या रिज़ल्ट मिले, कैसे चीटिंग, सेटबैक, ट्रांसफॉर्मेशन या रिवेंज वाला एटीट्यूड आ रहा है। और 12th हाउस में एक्वेरियस आ जाए तो कहीं न कहीं स्लीप का प्रॉब्लम भी देता है, फीट में प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो आप एक-एक चीज़ को शिखंडी और
आप जो है क्या बोलते हैं भीष्म पितामह की स्टोरी से रिलेट करें तो आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने अलग-अलग हाउस में एक्वेरियस के रिजल्ट कवर कर लिए, अलग-अलग प्लैनेट भी कवर कर लेते हैं, वरना कुछ लोग कहेंगे प्लैनेट छोड़ दिया। अब देखिए वही स्टोरी चलेगा, ठीक उसी तरीके से। प्लैनेट अगर एक्वेरियस में आ जाए, जैसे हमने हाउस के सिग्निफिकेशन लिए, उस प्लैनेट के कारक तत्व और लॉर्डशिप लीजिएगा अपने चार्ट। हम लॉर्डशिप नहीं कवर कर सकते, प्लैन कारक तत्व तो जरूर कवर कर दें। तो मून अगर एक्वेरियस में आ जाए, तो मून इमोशन है, ठीक है। मदर की तरफ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट होना, मदर की तरफ से चीटिंग होना, मदर का सीक्रेटिव नेचर होना, इमोशनल लेवल पे कोई सेटबैक लगना ऐसे लोगों के साथ, इमोशनल लेवल पे चीटिंग होना, इस तरीके का इनकी लाइफ में इवेंट होगा। तो इमोशनल लेवल पे कोई ना कोई बड़ा सेटबैक लग जाए, मदर की तरफ से कोई ना कोई बड़ा सेटबैक लग जाए, या मदर का अर्ली डेथ हो जाए, मदर की तरफ से सेटबैक या चीटिंग हो जाए, इनका पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान को लगेगा, जितने लोग इमोशनली हमसे अटैच होते हैं, वो लगता है हमसे एक रिवेंज लेने आ रहे हैं, पास्ट लाइफ का कोई बदला लेने आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग अनकंडीशनली लोगों से अटैच होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे इमोशनल लेवल पे, मदर के लिए सब कुछ करेंगे, बट उनसे ही इनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलता है। 2 मदर हो सकती है, एक स्टेप मदर हो, एक रियल मदर हो, या एक आपकी अपनी मदर है, किसी और को भी आप मदर की तरह ट्रीट करो। मदर का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा, ड्यूलिटी होगी, कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाएँगी कुछ और, करेंगी कुछ और। ये सारी चीज़ें। तो ये रिवेंज, सीक्रेसी वाला, और आपको लंग्स में, चेस्ट में, फीमेल्स को ब्रेस्ट में प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मून है, क्योंकि मून आपके इन्हीं बॉडी पार्ट्स को रिप्रेज़ेंट करता है। बट ये इंसान बेस्ट होते हैं, एक्वेरियस, लगन या मून साइन वाले होते बहुत सैक्रिफाइसिंग, सोसाइटी के लिए बहुत सैक्रिफाइस करेंगे, बट होता क्या, मून मासेस को रिप्रेज़ेंट करता है। ये इंसान सोसाइटी और मासेस के लिए बहुत कुछ करेगा, बट लोग ही सोसाइटी में इनको चीट करते हैं, या इनसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, जहाँ भी मून आ जाए। और एक टाइम बाद ना, ये लोगों से खुद ही इमोशनली डिटैच होते रहते हैं। और आपका कर्म भी यही, कि आपको इमोशनल लेवल पे सेटबैक लगा, इसीलिए लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। लेकिन आप लोगों को इमोशनली काउंसल कीजिए, इमोशनली लोगों को सपोर्ट दीजिए, हील कीजिए, यही आपकी लाइफ का कर्म है, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। पानी पिला सकते हैं लोगों को, आप जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपका जुपिटर आ जाए, जुपिटर गुरु का है, नॉलेज या गुरु की वजह से चीटिंग। ऐसा इंसान गुरु से बहुत ऑब्सेस है, गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, ऐसे गुरु मिल जाएँगे, इनको चीट कर लेंगे। गुरु का सेकेंडरी ट्रीटमेंट इनको होगा इनके साथ, या डिप्लोमैटिक बिहेवियर होगा। एक टाइम बाद ये डिटैच हो जाएगा, लगता है जितने गुरु मिलते हैं ही सब रिवेंज। लगता है कोई सब पुरानी लाइफ से, पास्ट लाइफ का कोई बदला मुझसे चुका रहा है। नॉलेज के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होता है। लाइफ में 2 एटलीस्ट 2 गुरु हो। नॉलेज के लिए ऑब्सेस्ड होंगे, इनिशियली नॉलेज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बहुत स्ट्रगल के बाद नॉलेज मिलेगी। और अक्सर ऐसा होता है, जैसा मैंने कहा, एक्वेरियस में चीज़ें आके छिन जाती हैं। गुरु मिले और दूर हो गए। जुपिटर बच्चों का साइन, सॉरी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, कंसीव हुआ, अब लगा कि हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ मिसकैरेज हो गया, या बच्चे हैं, बच्चों से बहुत अटैच है, एक टाइम बाद बच्चों से दूरी और डिटैचमेंट हो जाएगा, बच्चों से सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलेगा। इनको लगेगा बच्चों का जन्म ही लगता है हमसे बदला लेने के लिए। बच्चों का सीक्रेटिव नेचर, बच्चों का ड्यूअल पर्सनैलिटी, बच्चे बताएँगे कुछ, करेंगे कुछ, इस तरीके की चीज़। लेकिन आपको नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, नॉलेज, लोगों को काउंसलिंग दीजिए, गाइडेंस कीजिए, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि होगा क्या, बच्चों के रिगार्डिंग गुरु से आपको कोई ना कोई बड़ा सेटबैक लगेगा, तभी आपकी लाइफ में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आपको लगेगा आपका रीबर्थ हो गया, ठीक है? तो आप लोगों को काउंसलिंग कीजिए, गाइडेंस दीजिए, सही सलाह दीजिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होंगे, आपको भी अच्छा फील मार्स है, तो क्या हो सकता है? मार्स है तो मार्स ना ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के लिए कुछ लोग हस्बैंड भी लेते हैं नाड़ी के चार्ट, ठीक है? तो मार्स ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, ब्रदर से बहुत अटैचमेंट है, ब्रदर से सब कुछ करेंगे, लेकिन ब्रदर ही इनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेगा, चीटिंग करेगा। फीमेल का है तो रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है। तो एक टाइम बाद ब्रदर से डिटैच हो जाएँगे, लगेगा कि ब्रदर के लिए कुछ भी कर लो, ब्रदर का तो बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, वो तो लगता है हमसे ऐसे बदला लेने आए। ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी का कारक है मार्स, 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है? ब्रदर आपके 2 हो सकते हैं, एक आपका भाई है, किसी और को आप भाई की तरह मानते हो, या हो सकता है आपके सही में 2 ब्रदर हो, ये चीज़ें, ठीक है? लेकिन मार्स आपकी स्ट्रेंथ है, आप दूसरों की जस्टिस के लिए लड़ाइयाँ लड़ेंगे, ऐसा इंसान किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ये समझ जाइए। तो ब्रदर की लाइफ में या ब्रदर की वजह से कोई ना कोई ऐसा सेटबैक लगेगा कि लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या कोई लाइफ में ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा होगा जिसकी वजह से लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो आपका ये डेस्टिनी बन जाएगा। ऐसा इंसान हमेशा देखिए दूसरों के जस्टिस के लिए लड़ता है। कहीं भी किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा होगा, आगे बढ़ के जाएँगे उसको सपोर्ट। यही आपका कर्म है, इसी से आपकी लाइफ में चेंजेस आए।
ब्रदर का सीक्रेटिव बिहेवियर होना, ये आपको मिलेगा। तो ये हो गया मार्स। अब मार्स के बाद आते हैं, मार्च के बाद आ जाता है आपका मरकरी। मरकरी स्पीच, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क का कार्य। डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वीजा के रिगार्डिंग आपके साथ चीटिंग, ठीक है। या आप मरकरी रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है, कजिन, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स को, वो आपके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, पार्शियल बिहेवियर करेंगे, आपको चीट करेंगे। मरकरी आपकी स्पीच का कारक है, ड्यूलिटी आपको स्पीच में मिलेगी। आपको दो लैंग्वेज सीखना, मल्टीपल लैंग्वेज सीखना, कहने कुछ चाहते हैं कहेंगे कुछ और, दिमाग में कुछ और चल रहा है बोल देंगे कुछ और। तो डॉक्यूमेंट, पेपर और वीजा को लेकर ध्यान रखिए, वहां पे आपको सेटबैक देगा, ठीक है। मार्स था तो आपको बोन मैरो रिलेटेड इशू, मरकरी है तो नर्व्स और स्किन का प्रॉब्लम। आपको लगेगा जितने दोस्त आते हैं लाइफ में हम उनके लिए जान भी दे दें, वो तो लगता है जैसे हमसे पुराने जन्म का कोई बदला चुका। आपको फ्रेंड या रिलेटिव की लाइफ में कोई ऐसा सेटबैक होगा या उनकी तरफ से कोई ऐसा सेटबैक लगेगा जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये समझिए। तो ऐसा आदमी राइटर बन सकता है, ऑथर बन सकता है, तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। आप देखिए मरकरी है तो अपने रिलेटिव को सपोर्ट कीजिए, भले अब वो आपको चीट ही कर रहे हैं लेकिन आपका ये कर्म है, तो आप अनकंडीशनली उनको सपोर्ट कीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, जो होगा देखा जाएगा। आपके दोस्तों का, आपके जो है रिलेटिव्स का बिहेवियर ड्यूल होगा, कहते कुछ और है करते कुछ और है, डबल पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं। मरकरी के बाद आ जाएगा वीनस। देखिए वीनस का पोजीशन बहुत ही कार्मिक हो जाता है, वीनस एक्वेरियस में तो कार्मिक रिलेशन हो, एक दो बार तो सेटबैक और ब्रेकअप देगा, ऐसा इंसान बड़ा ऑब्सेस्ड होगा रिलेशनशिप में। आप बना कर दीजिए भाई रिलेशन मत करना, मानेगा नहीं, ठीक है। आप एक दो बार सेटबैक या चीटिंग जरूर होगा। इनको लगेगा जितने पार्टनर आते हैं लाइफ में हम उनके लिए बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से अटैच होते हैं, लेकिन लगता है वो तो हमारा कोई पास्ट लाइफ का कर्म है कि हमसे बदला ही लेने आप। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो जाता है। पार्टनर या अपोजिट सेक्स का जो बिहेवियर होगा वो ड्यूल बिहेवियर होगा, ड्यूलिटी मिलेगी, सीक्रेटिव नेचर होगा आपके पार्टनर, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। सेक्सुअलिटी में क्रूएल एटीट्यूड, सेटबैक लगना, बेडरूम लाइफ खराब होना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अब ऐसे लोग ना रिलेशनशिप की काउंसलिंग करना, जो लोग रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, उनको हील करने में हेल्प करना, यही आपका कर्म बन जाएगा। क्योंकि आपको खुद रिलेशनशिप में या अपोजिट सेक्स या पार्टनर की तरफ से कोई बड़ा सेटबैक ऐसा लगेगा जिसकी वजह से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जब आप दूसरों को रिलेशनशिप में हेल्प करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज। अब क्या कहते हैं, वीनस के बाद वीनस के बाद अगर आ जाए तो सैटर्न। सैटर्न कर्मों का साइन, ठीक है। वर्क प्लेस पे चीटिंग, ठीक है। वर्क प्लेस पे लोगों का बिहेवियर, आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होना, आपके साथ पॉलिटिक्स होना, चीटिंग करना, ठीक है। वीनस अगर एक्वेरियस में है तो किडनी और रिप्रोडक्टिव पार्ट का इशू दे सकता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सैटर्न एक्वेरियस में आ गया तो वर्क प्लेस पे चीटिंग, पॉलिटिक्स, ये हो सकता है। वर्क प्लेस पे लोग आपके साथ डिप्लोमेटिकली बिहेव करेंगे, और ड्यूलिटी मिलेगी आपको, हो सकता है दो काम करें, दो बार करियर में चेंज आए, ठीक है। सैटर्न पैरों का कारक है, पैरों में पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन, पैरों में प्रॉब्लम, इस तरीके से, ठीक है। आप बूढ़े बुजुर्ग लोगों के से आपके टर्म्स अच्छे नहीं रहेंगे, उनसे आप बहुत अटैच रहेंगे, उनके सब कुछ करेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन उनसे आपको हमेशा सेकेंडरी ट्रीटमेंट या पार्शियल बिहेवियर ही मिलेगा। आपको लगता है कि जैसे हमसे एक रिवेंज लिया जा रहा है, लेकिन आपका कर्म है कि आपको बूढ़े बुजुर्गों के लिए, डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ करना है। ये भी एक फैक्ट है कि आप पुअर गरीब लोगों की अनकंडीशनली हेल्प करेंगे, बिना मांगे सपोर्ट करेंगे, बट वही लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन आपको करना है, यही आपकी लाइफ का करना। वीनस का मैं बताना भूल गया था, दो रिलेशनशिप देगा अगर ड्यूलिटी, दो गाड़ी भी हो सकती है। सैटर्न के बाद आपका, आई थिंक सारे प्लेनेट हम लोगों ने कवर कर लिए, राहु केतु बचे, ठीक है। राहु इसका को लॉर्ड है, राहु एक्वेरियस में आ गया तो स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, डिजायर देगा, और आपके साथ जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस के रिगार्डिंग आपको चीटिंग देगा, ये समझ जाइए, जिस हाउस में राहु बैठा। फॉरनर से चीटिंग, दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोगों से अटैचमेंट होगा आपका, उनसे चीटिंग हो जाएगा, या वो आपको चीट करेंगे। जितने लोग आपको फॉरेनर मिलेंगे, दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी के मिलेंगे, या जिस हाउस में एक्वेरियस आ रहा है उस हाउस को दिखे, उनका सीक्रेटिव नेचर होगा, ड्यूल माइंडसेट होगा, ड्यूल पर्सनैलिटी होगी, दिखाएंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। क्योंकि एक्वेरियस में जो चीजें आती हैं वो आएंगी फिर छिन जाएंगी, जैसे वीनस एक्वेरियस में रिलेशनशिप आया आपकी लाइफ में, ब्रेकअप या सेटबैक हो, ठीक है। केतु आ जाए एक्वेरियस, स्पिरिचुअलिटी, साधना, मेडिटेशन, ऑकल्ट सबके लिए अच्छा है, लेकिन अपने कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोगों से इंसान बहुत अटैच होता है। अपनी मदरलैंड के लिए करना है, अपने कल्चर, अपने कास्ट कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना है। अपनी कास्ट कम्युनिटी फैमिली के लोग फॉर ग्रांटेड लेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे,
चीटिंग करेंगे इनके साथ, तो ये इंसान खुद ही डिटैच हो जाएगा, बेकार है सब कुछ। और अपने कास्ट स्पिरिचुअल पाथ पे जाने में भी इनिशियली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सेटबैक और चीटिंग लगेगा। अपने कास्ट, फैमिली, कल्चर के लोग इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं होता, कहेंगे कुछ और करना कुछ और है, कह देंगे हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, जब एक्चुअली सपोर्ट का टाइम आएगा तो गायब हो जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ग्रोथ इनके लिए अच्छा है। और ऐसा लगेगा कि हमारे घर, फैमिली और कास्ट कल्चर के लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग तो जैसे हमसे बदला ही लेने के लिए पैदा हो। तो आप देखिए अलग अलग हाउस में एक्वेरियस आ रहा है, वहां पे सीक्रेसी, ड्यूअलिटी, सेटबैक, चीटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको मिलेगा। केतु एक्वेरियस में तो स्पिरिचुअलिटी, साधना की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। केतु मिस्टेक्स का कारक है। कोई ना कोई ऐसा बड़ा मिस्टेक आप अपने जीवन में करेंगे, आपको देखना होगा एक्वेरियस किस हाउस में आ रहा है और उसमें केतु है, उस हाउस के रिगार्डिंग। मान लेते हैं 7th हाउस में एक्वेरियस आ गया, उसमें केतु आया, आप कोई बड़ा सेट मिस्टेक करेंगे रिलेशनशिप, जिसकी वजह से पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये समझिए पूरा एक रिवर्सल। तो एक्वेरियस का जो थीम है वो सेटबैक, चीटिंग, डिजायर, ऑब्सेशन, आपका सीक्रेसी, रिवेंजफुल एटीट्यूड, ये आपको मिलेगा। तो अलग अलग हाउस में आप अप्लाई कीजिए, अलग अलग प्लेनेट के लिए आप इसको अप्लाई कीजिए, और ड्यूअलिटी मिलेगी आपको, हमेशा दो चीजें मिलेगी। ठीक। तो आप इसी तरीके से भीष्म पितामह और शिखंडी का पूरा स्टोरी आप महाभारत में भी जाके पढ़ सकते हैं और क्लियरिटी के साथ, और उसको अप्लाई कीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारी और स्टोरीज में आपको अलग अलग प्लेनेट और हाउस के रिगार्डिंग आपके साथ शेयर करूँ। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है। एक्वेरियस वाला हाउस आपको सेटबैक और चीटिंग दे सकता है, डेस्टिनी स्टार वाले आपको नहीं देंगे। आपके लिए 3 डेज का फ्री क्लास आ रहा है नौमांस में, जो 3rd मई से 5th मई के बीच में होगा, 9 PM से 11 PM तक, सबके लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें हम नौमांस, रिलेशनशिप, मैरिज और नौमांस के अलग अलग चीज़ों को स्टडी करेंगे। और ये क्लास जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसको भी क्लास ज्वाइन करना सबके लिए बिल्कुल फ्री है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप का आप ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको क्लास का जूम लिंक मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।